चलो यार देखो, हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आवेश की कैसे खोज की गई, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश की विमा क्या होती है, हम लोगों ने पूरा पढ़ा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आवेश का गुण। क्या पढ़ेंगे? आवेश का गुण। आगे डालो। आवेश का गुण हैंड डाल दो। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश का गुण 10 गुण पढ़ेंगे। कितने गुण पढ़ेंगे? 10 गुण पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, समझ आए? पहला प्रॉपर्टी क्या है इसका? काला है डाल दो ना, डालो। आवेश की निश्चिरता, आवेश की निश्चिरता फिजिक्स है, तुम्हें मालूम है? कहा चला क्या? इनवेरियंस, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, आवेश की निश्चिरता, पहला हेडिंग है। ठीक, समझ आप होता क्या है आवेश की निश्चिरता, मतलब क्या है? पहले लिख लो फिर समझाते हैं। लिखो उसमें विराम, विराम या गतिमान, विराम या गतिमान अवस्था में, विराम या गतिमान अवस्था में उपस्थित, विराम या गतिमान अवस्था में किसी आवेश पर, किसी, एक वर्ड पीछे रहना, विराम या गतिमान अवस्था में किसी आवेश पर उपस्थित आवेश का मान, आवेश का मान सदैव निश्चित रहता है, सदैव, सदैव निश्चित रहता है। अर्थात, अर्थात आवेश, अर्थात आवेश परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। हमने पहला पॉइंट क्या लिखा? विराम में गतिमान अवस्था में किसी आवेश पर उपस्थित, हा? किसी आवेश पर उपस्थित, किसी वस्तु पर ना जी, यहां पर क्या रहेगा? किसी वस्तु बना लेना, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान, ठीक, हमेशा क्या होता है? सदैव निश्चित रहता है, अर्थात कभी परिवर्तित नहीं होता है। समझ आप इधर? हमने क्या लिखा? विराम या गतिमान अवस्था में किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान, कौन चीज बताओ? सदैव निश्चित रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता है। अब यहां समझ ध्यान से, होता क्या है? अगर कोई आवेश चाहे वह विराम अवस्था में कहीं रखा है या उसको हमने गति दे दिया, तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान कभी बदलेगा नहीं। चाहे वह विराम में रखा हो, चाहे मैं उसको क्या दे दूं? वेग दे दूं, गति दे दूं, मतलब उस पर वेग का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब एक फार्मूला हो तो मैं बताता हूं, ध्यान से। ठीक, फार्मूला क्या होता है? एम बी बराबर यम नाट अपान कड़ी में 1 माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। अभी लिखना नहीं है कुछ भी, जहां
यम नॉट क्या है? विराम अवस्था में कण का द्रव्यमान, विराम अवस्था में कण का द्रव्यमान। वी क्या है? कण का वेग, वी है कण का वेग, सी है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ए मार्कर अभी विराम अवस्था में है। इस मार्कर पर अभी कुछ आवेश होंगे, मतलब ये न्यूट्रल अवस्था में है। जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज उतना क्या होगा इस पर नेगेटिव चार्ज। लेकिन चार्ज है, इस पर चार्ज है, जितना धनावेश उतना क्या होगा इसमें ऋणावेश। तो इस आवेश को चाहे मैं जहां रख दूं, चाहे मैं इसको वेग दे दूं, रख दोगे ही नहीं कि पहले इसमें मान लो 10 पॉजिटिव था, कितना था 10 निगेटिव था, इन्हें के रखने पर उसमें कितना जाएगा 8 पॉजिटिव क्या हो जाएगा 8 निगेटिव। ऐसा नहीं होगा। इस आवेश को मैं, इस पदार्थ को इस मार्कर में गति करवा दूं, इसमें स्टार्टिंग में 10 पॉजिटिव थे, 10 क्या थे निगेटिव चार्ज था। जब मैं इसको गति करवा के मालूम यहां से मैं कहीं दूसरे स्थान भेज दिया, तब भी इस मार्कर पर कितना आवेश रहेगा 10 पॉजिटिव 10 निगेटिव। यानी इसके विराम या गति अवस्था से इस पर जो आवेश अब है, बाद में भी कितना रहेगा आवेश वही रहेगा। यानी उसके विराम और गति होने से उसके आवेश पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वही आवेश की निश्चितता। आवेश की निश्चितता नहीं, आवेश हमेशा क्या रहेगा निश्चित। निश्चितता मतलब निश्चित रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। एक आता है, लेकिन इसी आवेश का हम अगर बात करेंगे द्रव्यमान के बारे में, अभी तक हम लोग पढ़े थे किसी वस्तु का हमेशा अगर स्थान बदलता तो वस्तु क्या होता है, स्थान बदलने से जी का मान बदलता है, स्मॉल जी का मान। स्मॉल जी का मान बदलने से उस वस्तु का भार बदलता है। यानी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है हमेशा क्या होता है जगह समान होता है, पर भार क्या होता है अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? उसके जी के मान में परिवर्तन के कारण। कि हम लोग यहां जानेंगे किसी वस्तु का द्रव्यमान भी बदल जाता है। अब कैसे देखो ध्यान इधर, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। बहुत खतरनाक व्यक्ति थे अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने एक समीकरण दिया जिससे पूरा धरती क्या होगा एकदम इतना खतरनाक, E बराबर mc स्क्वायर। ये नियम क्या था? ये नियम यही कहता है हम किसी वस्तु के द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। इस नियम, इस समीकरण से यही निकलता है किसी वस्तु पर, किसी वस्तु या हम पदार्थ, किसी वस्तु या पदार्थ पर उपस्थित द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में, ऊर्जा को किसमें जी द्रव्यमान में क्या परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, समझ रहे हो? ये मार्कर है, इसका कुछ मास होगा। इस मार्कर को मैं अगर एनर्जी में बदल दूं तो इस शहर को, अगर इतना बड़ा मार्कर है, इतना बड़ा, इस मार्कर को अगर एनर्जी में बदल दिया जाए, इसका मान लो बहुत मास होगा 150 ग्राम होगा, 100 ग्राम 150 ग्राम होगा। इस 100 ग्राम 150 ग्राम को अगर एनर्जी में बदल दोगे, इस इतना बड़े शहर को हम 25 वर्षों तक लगातार बिजली सप्लाई दे सकते हैं। इतना खतरनाक समीकरण था E बराबर mc स्क्वायर। यानी द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में आसानी से बदल सकते हैं। थोड़ा इनके बारे में बताते हैं, थोड़ा दो जानकारी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो समीकरण दिया अपना E बराबर mc स्क्वायर, ठीक, ये दिए बेचारे 1905 में। कब दिए?
1905 में ईस्वी में दिए। ठीक, इनको इसके लिए इनको दिया गया तो 1921 में नोबेल पुरस्कार। क्या दिया गया? इनको दिया गया नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार यानी विश्व का सबसे क्या होता है, बड़ा पुरस्कार होता है, सम्मानित किया गया। ठीक, जब इनकी मृत्यु होती है, जब इनकी मृत्यु हुई 1955 में, तो एक साइंटिस्ट थे, इनके दिमाग क्या किया, चुरा लिया। उस साइंटिस्ट का नाम कैसे तो डॉक्टर, क्या डॉक्टर ही थे, उनका नाम था डॉक्टर थॉमस एल्वा। डॉक्टर थॉमस एल्वा इनके दिमाग क्या किए, चुरा लिए, और इनके दिमाग को चुरा करके 240 भागों में बांटा उन्होंने, काटा उसको। कितना को जी, 240 भागों में काटा, और बिना किसी घर, मतलब इनके परिवार वाले बिना परमिशन लिए हुए। इनके बेटे का नाम था हंस अल्बर्ट कालिको, इन्हीं के बेटे का नाम हंस अल्बर्ट। अब जब इनको मालूम चला, इनके बेटे को मालूम चला अल्बर्ट आइंस्टीन के, इन्होंने एफआईआर कर दिया। ये बेचारे भाग गए, उस देश से छोड़ दिए। ठीक, और उस मस्तिष्क को 35 साल तक लेकर के शहरों में टहलते रहे। क्यों? उतना उस टाइम में, इस टाइम में अभी हमारा जो देश है 1955 में रहे थे। जब इस टाइम में हमारा देश, उतना क्या जो विश्व था उतना बहुत, उसके बाद क्या संसाधन नहीं थे इनके दिमाग पर क्या हो सके, खोज हो सके, कैसे इनका दिमाग इतना खतरनाक काम कर रहा है। फिर बात चला 1985 में, 35 साल बाद, 35 साल बाद जब अमेरिका के साइंटिस्टों ने इनके दिमाग के बारे में अध्ययन करना शुरू किया, दंग रह गए। ठीक, एक कोशिका होती है हमारे मस्तिष्क में, एक होती है ग्लियल, ग्लियल कोशिका होती है, ग्लियल कोशिका। तो इनके मस्तिष्क में जो ग्लियल कोशिकाएं थी, एक ग्लियल कोशिकाएं होती क्या है, ये न्यूरॉन्स को पोषण देने का काम करते। क्या जी? न्यूरॉन्स को पोषण देने का, न्यूरॉन्स को पोषण देती हैं। इनके मस्तिष्क में ग्लियल कोशिकाओं की बहुत ज्यादा अधिकता थी। और बाद में मालूम चला, अगर किसी व्यक्ति का जो माइंड है, आगे का जो फोल्डर होता है, ये फोल्डर बहुत ज्यादा है, फोल्डरिंग बहुत ज्यादा होता है, उस व्यक्ति का माइंड क्या होता है, बहुत ज्यादा काम करता है। ठीक, अगर फोल्डरिंग यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा बहुत कम होता है, तो उस माइंड का व्यक्ति मनुष्य क्या होता है, माइंड जो होता है मुड़बुद्धा कहते, क्या बोलते हैं, मुड़बुद्धा, मोटी बुद्धि का है। ठीक, इनके जो फोल्डर था, यानी जो ग्लियल कोशिकाएं थी, बहुत पास पास सघन थी। एक समान मनुष्य के मस्तिष्क जो वजन होता है, हम लोग साइंस पढ़े थे समय, 1350 से 1400 ग्राम होता है, पढ़े भी होंगे। एक समान मनुष्य के मस्तिष्क वजन 1300-1400 ग्राम होता है, 1300 ग्राम। लेकिन इनके मस्तिष्क जो वजन था वो था 1320 ग्राम। कितना था? 1320 ग्राम। ठीक, बहुत कम था। एक समान मनुष्य के मस्तिष्क क्या था, कम था। जब मालूम चला, साइंटिस्टों ने बहुत अध्ययन किया, तो बहुत सारे में क्या हुआ, मस्तिष्क बारे में बहुत जानकारी मिली। मतलब क्या दिए, मेन मकसद क्या है, E बराबर mc² एक ऐसा खोज था पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में, जो साला आज पूरा धरती पर इतने परमाणु बम बने हुए हैं, अणु बम बने हुए हैं, यहां तक हाइड्रोजन बम बन चुके हैं। रूस ने धरती का सबसे खतरनाक बना दिया, जार बम बना दिया, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा के परमाणु बम से क्या है, 36,000 गुना पावरफुल है। तो सब इन्हीं पूरा खोज क्या है, श्रेय है। धरती का सबसे खतरनाक ये समीकरण था, इसी के आधार पर ही पूरा जो परमाणु बम, अणु बम बनाए जा रहे हैं, या तो हाइड्रोजन बम भी इन्हीं के सिद्धांत पर पूरा काम करते हैं। ठीक, हम यहां बात क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या कहा, E बराबर mc², यानी द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको क्या, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए। इन्हें कि हाँ लाख कमर में आसानी से कर लिए। सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर होता है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। अगर हमको नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उस नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ने के लिए 1.5 करोड़ नहीं, कम से कम 18 से 20 करोड़ एनर्जी चाहिए, तब जाके होगा नाभिक से प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होंगे, अलग होते हैं। और जब अलग होंगे तो एक अपार एनर्जी उत्पन्न करते हैं, एक अपार ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वहां पर क्या होती है, बहुत सारी किरणें गति से आदमी क्या होता है, चला जाता है। हमारा कहने मतलब क्या है, अगर हम कहा थे, अगर कोई वस्तु विराम में गतिमान में है, उस वस्तु पर आवेश का मान कभी बदलेगा नहीं। लेकिन अगर उस वस्तु का हम भार, उस वस्तु W हम लोग जानते हैं mg, अगर किसी वस्तु का g का मान बदलेगा तो उसका भार भी क्या होगा, बदलेगा।
अभी तक हम लोग ये पढ़े थे, जी बदलेगा भार बदलेगा, यानी भार किस पर डिपेंड करता है? भार डिपेंड करता है गुरुत्वीय त्वरण पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, या फिजिक्स में इसी हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल पर। थोड़ा डिटेल चलते हैं। तुम लोग जानते होंगे, अगर हम बात करें पोजीशन स्थिति, स्थिति जी का मान, माइंड को थोड़ा रखो, लिखवाना रटना नहीं है, चीज समझना है। जी का मान अगर हम बात करें ध्रुवों पर, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर, फिर जुपिटर पर, विषुवत रेखा पर, कहां पर जी? विषुवत रेखा पर, ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर, नीचे जाने पर, फिर अंतरिक्ष में, फिर स्पेस स्टेशन में, स्पेस स्टेशन में। अगर हम ध्रुवों पर जाते हैं तो ध्रुवों पर, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या कम है, ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम होने से यहां पर जी का मान क्या होता है? अधिकतम होता है, अधिकतम। यहां पृथ्वी की त्रिज्या है 6357 किलोमीटर। ठीक, विषुवत रेखा पर क्योंकि यहां पर रेडियस क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, सिर्फ यहां पर क्यों जी का मान कम होता है, यानी न्यूनतम होता है। यहां त्रिज्या होती है पृथ्वी की 6371 किलोमीटर, घटाओगे 21 आ जाएगा। ठीक, ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? वह हमेशा घटती है। क्या जी? घटता है। यहां भी क्या होगा? ठीक, घटता है। वही आंतरिक हो जाने पर जी का मान क्या होता है? शून्य। क्या जी? आंतरिक में जाओगे जी का मान शून्य। स्पेस स्टेशन में जाओगे, जो बड़े बड़े देश के पावरफुल देश हैं उन सभी ने क्या मिल बनाया हुआ है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है। चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान, चाहे भारत, उन सभी ने क्या मिलकर बनाया जी? एक स्पेस स्टेशन क्या बनाया है? स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है। अगर हमको अंतरिक्ष में कोई भी चीज क्या करना, खोज करना, तो सब लोग कहां आते हैं? वही जगह ठहरते हैं। तो स्पेस स्टेशन से बाहर जाओगे तो वहां भी जी का मान कितना होता है? शून्य होता है। या हमको यहाँ पर भारहीनता क्या होता है? अनुभव होता है। भारहीनता क्या जी? अनुभव होता है। ये अलग अलग स्थान पर पोजीशन पर क्या है? जी का मान है। हमारा समझाने का लॉजिक क्या है? अब यहां समझान से, यानी जी का मान बदलेगा तो भार बदलेगा। हम लोग अब तक ये पढ़े थे, लेकिन हम यहां पढ़ेंगे भार तो बदलेगा ही, अब द्रव्यमान बदलेगा। द्रव्यमान कैसे हम लोग जानते होंगे, अगर हमारा द्रव्यमान यहां पर भी 70 किलोग्राम है, हम चाहे जाएं ध्रुव पर, चाहे जाएं विषुवत पर, चाहे जाएं आकाश में, चाहे जाएं पाताल में, हमारा द्रव्यमान कितना रहेगा? 70 किलोग्राम ही रहेगा। पोजीशन बदलने से हमारा मास नहीं बदलेगा, लेकिन इसी पोजीशन को हमको, इस मार्कर को हम दो स्थान ला सकते हैं। इस मार्कर को पहले यहां था, मैंने उठा के यहां रख दिया, इसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसी मार्कर को मैंने यहां से बेग दे दिया, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। ये हम नहीं कर रहा हूं, ये नियम कह रहा है। देखो कैसे, फिर क्या मैं बोला, ये मोबाइल है, ये मोबाइल अभी यहां रखी है, इसको मैं उठा के दूसरे स्थान रख दिया, इसका द्रव्यमान पहले जो था 300 ग्राम, वहां भी कितना होगा? 300 ग्राम। लेकिन इसी मोबाइल मैंने क्या दे दिया? बेग दे दिया, बहुत तेज बेग दे दिया। वो बेग कैसा होगा? प्रकाश के बेग के बराबर कर दिया, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। तो कैसे, देखो कैसे कराई, एम बी बराबर एम नॉट बटे कड़ी में 1 माइनस बी स्क्वायर बटे। अगर मैं किसी कण का जो बेग है, उस बेग को मैं प्रकाश के बेग के बराबर कर दूं, यानी b बराबर हो जाए c के, तो अगर b बराबर हो गया c के, तो एम नॉट बटे कड़ी में 1 माइनस ए भी क्या हो गया? c हो गया ना, यानी हो गया c स्क्वायर बटे, तो c स्क्वायर क्या हो गया? इतना समझदार हो, 12 में पढ़ रहे हो, आ गया 1 माइनस 1, तो एक में एक कितना के जी?
एक में से एक घटा दोगे आ जाएगा जीरो, जीरो आ गया तो यम नॉट अपान जीरो। मैथ वाले अगर किसी संख्या में हम जीरो से भाग देते कितना आता है उसका मान? अनंत आता है, अनंत। इसका मतलब क्या है? जब वस्तु विराम में रहेगा तो उसका द्रव्यमान अलग होगा, उसी वस्तु को मैं वेग में ला दूंगा तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अभी तक हम रट्टा मारते थे बस जी के बदलने से क्या बदलेगा? भार बदलेगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? अगर किसी वस्तु का वेग बदल दोगे तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, लेकिन उसके आवेश पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे वो गतिमान हो, चाहे वो बैठा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, उसके आवेश पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी वस्तु को गति अवस्था में ला दो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो जगह थोड़ा सा इस चीज को, लाइन को, ठीक, मैं सबसे नीचे लिख दे रहा हूं, मतलब विशेष बिंदु के तौर पर किसी गतिमान वस्तु का आवेश, अभी लिखना मत कुछ भी, किसी विराम या गतिमान वस्तु का आवेश सदैव क्या होता है? क्या रहेगा जी? सदैव निश्चित रहता है, निश्चित रहता है। परंतु द्रव्यमान क्या होता है? क्या जी? परंतु द्रव्यमान क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है। वही चीज 10 बहाने करके ले गई दिल, फिर क्या हो गई? बदल गई। उतार लो, कहीं उतार लो, ठीक। आगे लिखो पॉइंट नंबर 2, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बस जहां ना समझ तुम बोल रहा हूं वहां पर बस ऊर्जा संरक्षण नियम पढ़े हो ना, वही ये भी है। बस वहां जहां ऊर्जा लिखते हैं क्या लिखोगे? आवेश लिखो। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एकदम खतरनाक तरीके समझो ध्यान से। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकता हो ना ही नष्ट कर सकता, इससे केवल एक रूप से, ऐसे ऊर्जा वाला था। सुनाता हूं मैं, लिखना बंद। जैसे भी तो डैम के पीछे जो पानी होता है किस रूप में होता है? उसमें कौन ऊर्जा होती है? वेरी गुड, स्थितिज ऊर्जा। कोई चीज रुका हो तो स्थितिज ऊर्जा। पानी छोड़ दिया बच्चा, कौन है रूप में? वेरी गुड। थोड़ा मैं ऊर्जा समझाता तुमको समझ में आएगा। गतिज ऊर्जा। बीच में लगा है टरबाइन, गतिज ऊर्जा के प्रकार ही है, लेकिन मैं लिख देता हूं यहां पर। वो करता क्या है?
वो यांत्रिक ऊर्जा को दोनों प्रकार ही है। यांत्रिक ऊर्जा को टरबाइन किसे बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। ठीक, वह विद्युत ऊर्जा हमारे घरों में आई, तो हमारे घरों में हम लोग कई रूप में यूज करते हैं। बल्ब में ले गए, कौन जी, बल्ब में ले गए तो प्रकाश ऊर्जा मिलेगा, प्रकाश या उसमें दोनों मिलेगा। ठीक, पंखा उंखा में गई तो कौन जी, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है ना। मोबाइल चार्ज किए, रासायनिक ऊर्जा। मोबाइल से गाना सुन लिए, ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि कहाँ गए? वायुमंडल में तरंग ऊर्जा। तरंग कहाँ गया? वो तरंग से जो कंपन हुआ वायुमंडल में, कणों में, वो कंपन क्या, उससे बरसात हुई, जल ऊर्जा। जब फिर धरती पर आया तो खत्म कहाँ हुआ? कुछ नहीं उसमें। ठीक, ध्वनि ऊर्जा। ठीक, तो कहीं खत्म हुआ जी? हमारी एनर्जी कहीं खत्म नहीं हुई। उसी प्रकार से अब समझो आवेश कैसे हम लोग ना तो उत्पन्न करते ना ही नहीं। जैसे एक होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो क्या होता है, एंटीकण होता है। एंटीकण होता है पॉजिट्रॉन। क्या होता है जी? पॉजिट्रॉन। ये दोनों मिल के बनाते हैं गामा। क्या बनाते हैं? गामा किरणें। गामा किरणें। इलेक्ट्रॉन पर होता है ई माइनस, इसी का जुड़वा है, बस यहां पर क्या होता है? प्लस। यहां बनता है गामा द्विकण बनता है, द्वि गामा किरणें निकलती हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं तो बनेगा गामा किरणें, और इसी को हम लोग कहते हैं युग विनाश। क्या बोलते हैं? युग विनाश बोलते हैं। और ध्यान रखना, युग विनाश, युग विनाश हम लोग किसे कहते हैं बताते हो अच्छे से। जब विपरीत प्रकार के द्विकण आपस में मिल करके अपने द्रव्यमान को पूर्णतः खत्म कर देते हैं, पूर्णतः नाश कर देते हैं, यानी अपने द्रव्यमान को शून्य कर देते हैं। द्रव्यमान जब शून्य हो जाए, द्रव्यमान शून्य, उसी को हम लोग कहते हैं युग विनाश। और द्रव्यमान शून्य होगा अगर किसी पदार्थ का, एनर्जी भयानक निकलेगी। यानी यहां पर क्या निकलती है? बहुत ऊर्जा निकलती है, अत्यधिक एनर्जी रिलीज होती है, अत्यधिक एनर्जी, अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। ये मार्कर का द्रव्यमान खत्म कर दोगे। मार्कर पहले इसका कुछ द्रव्यमान है 100 ग्राम 150 ग्राम, इसको तुमने ऊर्जा देते देते, इसको बदलते बदलते तुमने इसको पूरा खत्म कर दिया। इतना ज्यादा एनर्जी डेवलप करेगा तुम्हारे सोच से परे। युग विनाश किसे कहते हैं? जब दो विपरीत प्रकार के कण आपस में मिल करके अपने द्रव्यमान को शून्य कर लें, उसी को हम लोग कहते हैं क्या है? युग विनाश। और इस कंडीशन में अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी का हम लोग यूज कहां करते हैं? परमाणु बम और अणु बम बनाने में। होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी होती है, यह होती है 0.51 एनर्जी निकलती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन दोनों को जोड़ दोगे 0.51 0.51, 1 1 2 0 है ना। यानी जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं, इनसे कितना एनर्जी निकलती है? 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको जूल बदलोगे तो आता है 1.632 गुणे 10 घाते -13 जूल। देखने में छोटा है, लेकिन एक देश पूरा, एक पूरा राज्य बर्बाद कर देगा, इतना एनर्जी है। एक पूरा राज्य बर्बाद कर दे, इतना खतरनाक एनर्जी इतना है। 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरा राज्य खत्म कर देगा। हिरोशिमा पर केवल एक परमाणु बम गिरा था, 1,60,000 लोग माइक्रोसेकंड मारे गए थे 6 अगस्त 1945 को। कौन गिराया था? अमेरिका ने। फिर कहा नागासाकी गिराया 9 अगस्त 1945 को, वहां पर 1,80,000 लोग मारे गए। अब तो बन गया हाइड्रोजन बम। अब गिराओगे तो पूरा, पहले क्या शहर खत्म होना ना, अब राज्य ही खत्म हो जाएगा। इतना खतरनाक बन गया सब। ठीक, तो हुआ क्या? देखो हुआ कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं
गामा किरण पर जो चार्ज होता है जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19, और पॉजिट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19। है ही माइनस, है ही क्या है ही माइनस, है ही प्लस, क्या बन गया? पहले दोनों पर अलग अलग माइनस प्लस चार्ज था, लेकिन मिलकर क्या हो गया जी? जीरो कर लिए। यानी अभी कितना, पहले कितना था? पहले भी जीरो था, अभी कितना है? खत्म कहां हुआ? पहला उदाहरण। दूसरा, जब भी कोई न्यूट्रॉन नाभिक रिएक्टरों में परमाणु बम विस्फोटों में टूटता है तो इलेक्ट्रॉन और क्या बनाता है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनाता है। बताओ, न्यूट्रॉन पर कौन चार्ज होता है? ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 गुणे 10 घाते माइनस माइनस, है किसमें होता है? 1.6 गुणे 10 घाते माइनस। जब अकेले था, न्यूट्रॉन था, तब भी कितना चार्ज था? जीरो। अलग अलग हो गया, चार्ज उतना ही है, बस एक मिलब पर प्लस है, दूसरे मिलब क्या है? माइनस, लेकिन समान मात्रा में पुनः मिल कितना हो जाएंगे? तो खत्म कहां हुआ? उदाहरण, तुम लोग पढ़ोगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कैल्शियम कार्बोनेट है, किसमें टूटता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO। बेस्ट उदाहरण है, पूरा माइंड खुल जाएगा तुम्हारा। साइंस होता क्या समझ जाओगे सब चीजें। 20 दूना परमाणु क्रमांक 20 होता है, 20 दूनी परमाणु क्रमांक होता है 6, 6 दूनी 16 तिया। समझदार हो गए तना? 40 प्लस 16 12 प्लस 16 ना 16 दूनी, जोड़ोगे 100 आएगा, जोड़ोगे 56 आएगा, जोड़ोगे कितना आएगा जी? 56 आया ना। यहाँ कितना आया? 44 आएगा। ये भी 44 56 जोड़ कितना आएगा? लॉजिक देखो क्या हो रहा है। द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हो, ना ही नष्ट कर सकते हो, केवल इसका रूप बदल सकते हो। पहले था कैल्शियम कार्बोनेट, अब मैंने क्या बना दिया? कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या कार्बन डाई। पहले द्रव्यमान कितना था? अब भी द्रव्यमान कितना है? खत्म कहां हुआ? तीसरा उदाहरण नंबर 3। ये तो अलग मार तो गल हुआ था। अरे डाल दो तीन, ठीक है, तुम खुश रहो, ठीक है। चौथा उदाहरण, मैं लिया यूरेनियम। यूरेनियम परमाणु क्रमांक होता है 92, द्रव्यमान संख्या 238। एक किसमें टूटता है? थोरियम में। परमाणु क्रमांक होता है 90, ये टूटता है 236 234, और प्लस बनता है हीलियम। हीलियम पर द्रव्यमान 4 होता है, इसको बोलते हैं अल्फा कण। क्या बोलते हैं? अल्फा कण। अल्फा कण। अगर परमाणु क्रमांक 92 है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? 1 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस, यानी परमाणु क्रमांक में इलेक्ट्रॉन से गुणा कर दो ना। अगर परमाणु क्रमांक 92 है तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा इसमें बताओ, सब लोग बोलो। 92 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते। वेरी गुड। इसमें कितना? 90 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस, इसमें कितना जी? इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, 2 नीचे ध्यान रखना, पैर में है। 2 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस। जब नाभिकीय रिएक्टरों में यूरेनियम, थोरियम और हीलियम बनाता है, अल्फा कण निकालता है, स्वरूप तो बदल गया, उसका रूप तो बदल गया। पहले फेल लबी लगाया, बोरो प्लस लगा लिया, रूप बदला। लेकिन पहले कितना इलेक्ट्रॉन था? 92 गुणे है था ना, 90 प्लस 2 92 है ना। 92 कितना है? 1 पॉइंट, वही नहीं, वही ना जी। यानी पहले भी जितना इलेक्ट्रॉन था, अब भी रूप बदलने से कितना इलेक्ट्रॉन है?
खत्म कहाँ हुआ, बस रूप बदला है। उतार लो और बड़ा से